तो आज हम लोग आगे का पार्ट करेंगे डील ग्रोथ। जो ग्रोथ एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था लिविंग बींग्स का, था नहीं है, लिविंग बींग्स का जो एक अच्छा कैरेक्टर है, भले उस पर दाग लगा हुआ अलग बात है, लेकिन बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। उसके बारे में दो तीन पॉइंट्स अभी और हम जानेंगे। और ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ जो प्रायः क्वेश्चन आया करता है, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ की दो विशेषताएं बताइए। ट्विंस माने होता है जुड़वा, ट्विंस माने जुड़वा, जुड़वा माने दो। जब दो बच्चा जन्म लेता है हम लोग ट्विंस कहते हैं, जुड़वा यानी दो। ग्रोथ का दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसको बोलते हैं ट्विंस कैरेक्टर। तो लिखिएगा, पहला कैरेक्टर का नाम है इंक्रीज इन मास, और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास and increase in number. These two are the twin characters of growth. Increase in number and increase in mass. Increase in mass and increase in number, these two are the twin characters of growth. ये दो। अब देखिए, अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा। इंक्रीज इन मास, हम लोगों में चलिए अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, हम लोग क्या मल्टी सेलुलर, और अगर हम बात करें अमीबा का, बैक्टीरिया का, पैरामीशियम का, यूग्लिना का, ये सभी क्या यूनिसेलुलर। तो दो प्रकार के लिविंग बींग्स हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो भी मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय हम लोग हैं, उसमें क्या खासियत होता है कि अगर मान लो ये इंसान का अगर एक बच्चा है, या मान लो कुत्ता का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, इंसान का बच्चा, जो भी है, वो सब मल्टी सेलुलर है। हमारे मास में इंक्रीज होता है। हम आज 3.5 kg के थे और 15-16 साल के बाद 55 kg के हो गए, और काफी हाइट हो गया, काफी लंबे तगड़े हो गए, मांस बढ़ गया। आइए बैठते चलिए। बैठते चलिए, फटाफट बैठिए। ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको सुनिएगा ध्यान से। अगर हम लोग 3.5 kg के थे और आज 55 kg के हो गए, तो बोलते हैं अरे यार, हम लोग में मास, हमारे मास में बढ़ोतरी हुआ है, इंक्रीमेंट इन मास। और ऐसा मास में इंक्रीमेंट हुआ, वो तो पहले बता देते कि परमानेंट चेंज है। अगर हम 55 kg के हो गए तो अब हम 3.5 kg के होने वाले नहीं है। ये बात अलग है कि 2-3 kg दाएं बाएं बुखार उखार लग गया, ये वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप 3.5 kg से बच्चे थे और आज 55 kg के हो गए, तो आपके बॉडी में जो मास में इंक्रीजमेंट हुआ है, जो द्रव्यमान में जो इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, ये परमानेंट है। और प्यारे, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि मल्टी सेलुलर में, बहुकोशिकीय प्राणी में, उसके बॉडी में अगर मास बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है, ये वृद्धि हुआ। लेकिन अगर एक बैक्टीरिया है, मान लो बैक्टीरिया जो एक सेल का है, अमीबा जो एक सेल का है, सभी आदमी 6-15 तक जो जहां है सब आ जाएगा, 6-15 तक एकदम पहुंच जाना है। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए सब आदमी का, ताकि हम 6-16 में क्लास शुरू कर सकें। देखिए बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या आप बोल रहे थे? हाँ, बैक्टीरिया, अमीबा, क्विक बैठ जाइए और कॉपी मत निकालिए, पहले सुनना शुरू कर दीजिए। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या एक कोशिकीय प्राणी है। इसको अगर हाथ पर भी रख देंगे ना तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इतना छोटा है, इतना छोटा कि आपकी आंख उसको देख नहीं पाती है, माइक्रोस्कोपिक है। तो उसके मास में आप क्या सोचिएगा चेंज होना। तो यहां पर जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय प्राणी है, इसमें ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है? अगर इसने अमीबा ने कहा कि मुझ में ग्रोथ हुआ, बैक्टीरिया ने कहा मुझ में ग्रोथ हुआ, तो मैं समझू यार तुझ में ग्रोथ का मतलब क्या? तुम तो इतना छोटा है, तुम्हारी हमारी आंख भी नहीं देख पाती, तुझे मांस क्या बढ़ेगा? तो कुछ तो है नहीं ऐसा। तो इसने कहा देखो भैया, अगर हमारा नंबर बढ़ जाए ना, हम 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 16 हो गए, 16 से 32 जैसे बढ़ते जा रहे हैं, अगर हमारा संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है तो समझो यही मेरा ग्रोथ है। बोले अच्छा, बात तो सही बोले। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर उसका नंबर बढ़ रहा है, जैसे मान लो एक प्लेट है, प्लेट में दूध रखा है, दूध पर एक बैक्टीरिया हमला कर दिया, बैक्टीरिया आया, खाना पीना खाया, ऐश मौज किया और अपने बॉडी को 2 भाग में तोड़ता है। बैक्टीरिया अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है? अपनी बॉडी को तोड़कर। बैक्टीरिया एक सेल का बना होता है और जब सेल टूटता है उसको बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका का टूटना। तो बैक्टीरिया एक सेल का होता है, वो खाता पीता है, ऐश करता है और अपनी बॉडी को 2 भाग में तोड़ता है। हर 18 से 20 मिनट में एक बैक्टीरिया अपनी बॉडी को तोड़ता है। देखो ये बैक्टीरिया है, अपनी बॉडी को तोड़ दिया और 2 बैक्टीरिया बन गया। फिर ये भी 18 से 20 मिनट के बाद अपनी बॉडी को 2 भाग में तोड़ देगा, ये भी अपनी बॉडी को 2 भाग में तोड़ देगा। फिर 18 से 20 मिनट के बाद ये भी 2 भाग में, ये भी 2 भाग में, ये भी 2 भाग में, तो बन जाएगा 8। फिर अगला 20 मिनट में वो भी 2 में 16, 32, 64, 128, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। माय गॉड, जिस थाली में एक भी बैक्टीरिया नहीं था, उस थाली में अगर एक बैक्टीरिया आ गया तो अपनी आबादी देखो कैसे धनाधन धनाधन बढ़ा रहा है। अपनी बॉडी को तोड़कर, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, द्वि विखंडन, अपनी बॉडी को द्वि यानी 2 भाग में तोड़ देता है। बाइनरी माने 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अमीबा में, बैक्टीरिया में ये अपनी बॉडी को तोड़कर यानी सेल डिवीजन करके, कोशिका विभाजन करके अपनी आबादी तेजी से बढ़ाता, अपना काउंट बढ़ाता है, नंबर बढ़ाता है। और अगर नंबर बढ़ गया तो खुशी से झूम उठता है, बोला देखो 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 मुझ में ग्रोथ हुआ है। मैंने बोला अरे यार, इसको तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई अगर अपनी आबादी बढ़ा ले बच्चा बना बना करके, इसको तो रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसको तो प्रजनन कहते हैं, बच्चा पैदा करना कहते हैं। ये हंसने लगा, बोला हम तो ठहरे एक सेल वाले, मुझ में रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है। मेरी आबादी बढ़ रही है, मेरा संख्या बढ़ रहा है, यही मेरा ग्रोथ है, यही मेरा रिप्रोडक्शन है। तो कहने का मतलब ये हुआ, और क्योंकि आबादी कैसे बढ़ रही है? तो सेल डिवीजन से। अरे सेल डिवीजन हुआ तो आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ी तो ग्रोथ हुआ। इसका मतलब मिला जुला के कहा जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एक वर्ड और जोड़ दो, सेल डिवीजन, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। सेल डिवीजन हुआ यानी कोशिका विभाजन हुआ तो मैं समझूंगा कि आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई तो मैं समझूंगा यानी रिप्रोडक्शन हो गया, यानी ग्रोथ भी हो गया। तो तीनों एक ही बात है। और इसके लिए हम लोग एक लाइन लिखते हैं कि फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव फीचर्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव फीचर्स। हम उसमें एक वर्ड और भी जोड़ देते हैं कि ग्रोथ, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन बोथ, यानी तीनों क्या है? ऑल दिस 3 फीचर्स आर इंक्लूसिव फीचर्स। इंक्लूसिव फीचर मतलब क्या हुआ? सब एक ही चीज है। लेकिन अब चलो हम लोग के लिए, मल्टी सेलुलर के लिए तीनों अलग अलग वर्ड है। मल्टी सेलुलर के लिए, हम लोग के लिए तीनों अलग अलग है। ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, सेल डिवीजन अलग है। क्या होता है देखो, हम लोगों में खास करके अगर हम ग्रोथ की बात करें और रिप्रोडक्शन, दोनों अलग अलग है। ग्रोथ कहता है क्या हुआ? अगर हम 3 केजी से आज 55 केजी के हो गए, 40 केजी के हो गए, हमारे मास में इंक्रीमेंट हुआ तो आज मेरा ग्रोथ हो गया। रिप्रोडक्शन ने कहा कि रिप्रोडक्शन का मतलब यह हुआ कि आज हम 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, मेरी शादी हुई, हम 2 हो गए, उसके बाद क्या हुआ? हम दोनों मिलकर के अगर 2-3 बच्चे पैदा कर ले तो क्या हो? 3-4 बच्चा एक्स्ट्रा गया। तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। अगर हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे संख्या बढ़ रहे हैं, तो ये हुआ रिप्रोडक्शन। ये मेरा ग्रोथ नहीं हुआ। ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि हम 3 केजी से 55 केजी के हो रहे हैं, 40 केजी के हो रहे हैं, ये ग्रोथ है। तो हम लोगों में ग्रोथ का मीनिंग अलग है, हम लोगों में रिप्रोडक्शन का मीनिंग अलग है। लेकिन यहां पर यूनिसेलुलर में तीनों चीज, इसीलिए लिखा जाता है फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, 'ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म'। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज है, लेकिन अब चलो हम लोग के लिए, मल्टी सेलुलर में तीनों चीज, इसीलिए लिखा जाता है फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव
थिंग्स, एक्सक्लूसिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ? सबका अपना अपना मीनिंग है, एक चीज नहीं है। और यूनिसेलर के लिए क्या हुआ? ये दोनों और तीनों चीज लगभग क्या है? सेम है, यानी इंक्लूसिव है। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। तो आप शुरू में लिख भी दिए कि ग्रोथ का जुड़वा, जुड़वा माने दो, ट्विन माने जुड़वा, जुड़वा माने दो। ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स कौन कौन है? पहला इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास, ये दोनों ग्रोथ है, लेकिन मास हम लोग के लिए और नंबर यूनिसेलर के लिए। तो आप यहां लिख लीजिएगा, लिखो इंक्रीज इन मास, increase in mass is the growth for multicellular organism। अगला लिखो इंक्रीज इन नंबर, संख्या में इजाफा होना, बढ़ना। ये ग्रोथ अगर इसको आप कह रहे हो तो ये किसके लिए? ये यूनिसेलर के लिए। इज द ग्रोथ फॉर मल्टी सेलुलर, सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये दोनों वर्ड याद कर लो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, एक कोशिकीय प्राणी के लिए ग्रोथ क्या है? तो इंक्रीज इन नंबर, उसका संख्या अगर बढ़ रहा है 1 से 2, 2 से 4, तो वही उसका ग्रोथ है। और बाद में हम लोग को चला पता कि वही संख्या बढ़ना ही रिप्रोडक्शन है। किसमें? चलो लिखना इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये सारी बातों को यहीं पे पूरा कर लेते हैं। unicellular organism in unicellular organism, in unicellular organisms in unicellular organisms growth and reproduction, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, आप चाहे तो सेल डिवीजन भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑल आर इंक्लूसिव, और आर इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव फीचर्स का मतलब क्या हुआ? सब एक ही चीज है, सबका मीनिंग एक ही है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर इंक्लूसिव। इनफैक्ट आप चाहे तो सेल डिवीजन भी लिख सकते हैं। कौन सेल डिवीजन? माइटोसिस। तो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑल आर इंक्लूसिव फीचर, लेकिन मल्टीसेलुलर के लिए इंक्लूसिव नहीं है, दे आर एक्सक्लूसिव फीचर्स। लिखा गया सवाल का फटाफट लिखिए भैया। ये दोनों वर्ड याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन खूब आता है। इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास बोथ आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रोथ। और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में ये बात, और ये बात लिख लिया। अब जो मैं आगे का फीचर लिखूंगा वो लिखूंगा मल्टीसेलुलर के लिए ये दोनों चीज क्या है? एक्सक्लूसिव है, ये अलग अलग चीज है, सेम चीज नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन लिखिएगा फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका हिंदी हुआ बहुकोशिकीय प्राणियों के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर एक्सक्लूसिव फीचर्स। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों का अपना अपना खास मीनिंग है, दोनों एक चीज नहीं है मेरे भाई। एक्सक्लूसिव फीचर्स फॉर मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर, मैक्सिमम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर एक्सक्लूसिव फीचर्स। दैट इज, आप समझाने के लिए बाद में कहीं भूल ना जाए, दैट इज, आप इसको समझा दीजिए। इसको क्या पढ़िएगा, समझ पढ़ो। देखो तो कुछ आदमी बाद में हमको पूछता है सर ये क्या लिखे, क्या है बेटे, दैट इज यानी अर्थात। आप इसको हिंदी में अर्थात के रूप में ले सकते हैं, यानी आप समझा रहे हैं दूसरे शब्दों में, दैट इज मीनिंग ऑफ ग्रोथ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन is not same for multicellular organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए दोनों चीज बिल्कुल सेम नहीं है। ग्रोथ का मीन्स मास का बढ़ना, साइज का बढ़ना, और रिप्रोडक्शन का मतलब संख्या का बढ़ना, आबादी का बढ़ना। इसलिए दोनों एक चीज नहीं है। और इस प्रकार से ग्रोथ के बारे में बातचीत समाप्त हुई। अब जाके ग्रोथ समाप्त हुआ। अब लिविंग बींग्स का दूसरा फीचर क्या था, रिप्रोडक्शन। अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लिविंग बीइंग का पहला फीचर समाप्त हुआ मेरे प्यार, कौन समाप्त हुआ, ग्रोथ। लिविंग बीइंग्स का पहला फीचर ग्रोथ, जो बेहतरीन चीज था, भले उस पर दाग लगा हुआ है वो अलग बात है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है वो अलग बात है, लेकिन एक अजूबा चीज है, एक अजूबा कैरेक्टर है जो आपने देखा। अब आपको लिए चलता हूं दूसरा लिविंग बीइंग्स का जो दूसरा फीचर था, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है बेटे प्रजनन। प्रजनन, इसका रियल मीनिंग क्या होता है मैं तुरंत समझाता हूं, पहले आप हेडिंग डाल दो जल्दी जल्दी अपने कॉपी पे हेडिंग डालिए। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। आगे लिख लीजिए आदमी, देखो अभी समझना है, सुनना है। री, आर ई री, री मने अगेन, री मीन्स अगेन। अगेन का मतलब क्या होता है, फिर से, दोबारा, पुनः। इसका हिंदी होता है पुनः, दोबारा, फिर से। प्रोडक्शन, पैदा करना, प्रोड्यूस करना, पैदा करना, पुनः पैदा करना। मतलब क्या, मां बाबूजी को कोई पैदा किए थे, मां बाबूजी को कोई पैदा किए थे, मां को कोई और पैदा किए, बाबूजी को कोई और किए, और दोनों मिलके हमको पैदा कर दिए। हम लोग भी बड़े होकर सेक्सुअल मैच्योरिटी जब हासिल कर लेते हैं, हम लोग की भी शादी होगा तो हम लोग भी फिर पैदा करेंगे, जैसा कि हम कर भी रहे हैं। मेरी शादी होगी तो हम करिए ना रहे, आपकी भी शादी होगी तो आप भी कीजिएगा। और जब हमारे बच्चे की शादी होगी तो वो फिर से वही काम करेगा, फिर से पैदा करेगा। प्रोडक्शन, पुनः पैदा करेगा। ये जो सिलसिला है पुनः पैदा करने का, ये चलता रहता है ना। इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी लिविंग बींग्स अपने से मिलते जुलते बच्चों को पैदा करता है, और इसी प्रक्रिया को, इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग बींग गिव्स बर्थ टू द यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। इसका हिंदी क्या हुआ कि कोई भी सजीव प्राणी अपने से मिलते जुलते बच्चे को जन्म देता है, इसी प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहता है। बिल्ली के घर बिल्ली ही पैदा होगा, कुत्ते के घर कुत्ते ही पैदा होंगे, और इंसान के घर इंसान। सब अपने क्या प्रक्रिया यार, क्या गॉड, एक अति गड़बड़ नहीं होता। चूहा का बच्चा पैदा चूहे जैसा होता है, चूहा का बच्चा हाथी ऐसा नहीं हो सकता। अजीब हालात है यार, क्या बनाया प्रकृति का, क्या नियम है यार। और यही है रिप्रोडक्शन। और दुनिया में अगर कोई लिविंग बींग्स है तो उसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर किसी ने रिप्रोडक्शन कर दिया, किसी ने बच्चा पैदा कर दिया, तो आंख मूंद के कह देना, अरे भैया तू तो लिविंग बींग्स है। क्योंकि ये कलम को रख दो, 3 साल भी कलम रख दोगे, 30 साल भी रख दोगे, तो एक ही कलम रहेगा, एक दो कलम ये पैदा कर ही नहीं सकता। लेकिन लिविंग बींग्स पैदा करता है। अगर किसी ने पैदा कर दिया, अगर किसी ने रिप्रोडक्शन कर दिया, तो आंख मूंद कर देना कि तुम लिविंग बींग्स हो, क्योंकि नॉन लिविंग्स रिप्रोडक्शन कर ही नहीं
लेकिन तुम्हारे मन में एक बात आ गया, कोई नॉन लिविंग्स, कोई निर्जीव बच्चा पैदा नहीं कर सकता, कोई नॉन लिविंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो आपने कैसे कह दिया कि रिप्रोडक्शन पर भी दाग लग गया? आपने कैसे कह दिया हाँ ग्रोथ पर दाग लग गया था? क्यों? क्योंकि हमने देखा कि दुनिया में कुछ नॉन लिविंग है, दुनिया में कुछ नॉन लिविंग है, कुछ निर्जीव भी है, वहां भी ग्रोथ मिल रहा था, पहाड़ का साइज बढ़ रहा था, बालू के टीला का साइज बढ़ रहा था। हमने कह दिया भाई ग्रोथ का एक्सेप्शन है, तो ग्रोथ पे दाग लग गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रिप्रोडक्शन को आपने क्या लिखा कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, यानी इस पर भी दाग लगा हुआ, यानी इस पर का भी एक्सेप्शन है। जरा बताइए ना कौन एक्सेप्शन है? तो जरा कान खोल के रखना, 3-4 एक्सेप्शन बता रहा हूं जो लिविंग बींग्स है लेकिन बच्चा पैदा। पहला है, हम लोग अपना ही ले लो ना, हम लोगों में मानव के पॉपुलेशन में कुछ ऐसे मानव की जोड़ियां हैं, पति पत्नी के, कुछ पति पत्नी के जोड़ियों क्या बोलते हैं, कपल। कुछ ऐसे भी पति पत्नी का कपल हैं जो जिंदगी भर बी कुमार से इलाज कराता रह गया, बी कुमार से, डी कुमार से, सी कुमार से, कोलकाता, राजधानी बेंगलोर, जहां तहां इलाज कराता रह गया, फिर भी उसकी पत्नी कभी गर्भवती, कभी एक भी बच्चा नहीं हो पाया। तो उस पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं हम लोग? इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल, फर्टाइल का उल्टा, अगर कोई बच्चा पैदा कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टाइल कपल है, वो फर्टाइल, उपजाऊ, उपज। और जिसमें कोई सुखार है, कितना भी थक गया, कितना भी इलाज करा लिया, उसकी वाइफ एक बार भी गर्भवती नहीं हुई, जब से शादी हुई आज तक, बुढ़ा हो गया 85 साल का, एक भी बच्चा नहीं हुआ, तो ऐसे कपल को हम लोग क्या कहते हैं? इनफर्टाइल। या अगर ये वर्ड आप नहीं बोलना चाहते तो एक वर्ड हमारे पास और भी है, स्टेराइल कपल कहते हैं। तो मनुष्य का स्टेराइल कपल जो जिंदगी भर बच्चा नहीं पैदा कर सका, तो क्या जरा एक बताओ, वो मनुष्य की जो जोड़ी है वो बच्चा पैदा नहीं कर सका, ठीक है, तो क्या वो लिविंग बींग्स नहीं है क्या? अरे बोलना सर 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 सर, वो लिविंग बींग्स है लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सका सर, एक्सेप्शन है सर, सर माफ कर दीजिएगा, लिविंग बींग्स पे रखिएगा सर इसको। ऑफ कोर्स रखेंगे, लेकिन आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया कि रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स में ही पाया जाता है, ये बात मान लिए, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स होकर भी बच्चा पैदा, यही एक्सेप्शन है पहला। एक दूसरा एक्सेप्शन, खच्चर, जिसको आप लोग बोलते हैं म्यूल। म्यूल कितना भी कोशिश कर ले बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इनफर्टाइल होता है, स्टेराइल होता है। इसका हिंदी क्या होता है? बांझ। हाँ यो सर, ये बात सुनल थे गांव घर में, कहे बांझ हो भी गे, हाथ चमका चमका के नहीं बोलता है, जी जी जी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो भाई वही बांझ। तो म्यूल क्या होता है? बांझ होता है, स्टेराइल होता है, इनफर्टाइल होता है, ये कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। हिन्नी, हिन्नी को भी हिंदी में हम लोग खच्चर ही कहते हैं, दोनों खच्चर होता है, ये दोनों बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अगला, मधुमक्खी के घोंसले को, मधुमक्खी के घोंसले को क्या कहते हैं आप लोग पता है? हाइव, HIVE, हाइव माने मधुमक्खी का घोंसला, हनी बी का घोंसला। और इस घोंसले में 3 प्रकार का मधुमक्खी होता है, 3 प्रकार का मधुमक्खी। देखो, एक मधुमक्खी ये हुआ, एक मधुमक्खी ये हुआ, और एक मधुमक्खी ये हुआ। एक को बोलते रानी, क्वीन, इसको बोलते वर्कर, और इसको बोलते ड्रोन। याद कर लो, मधुमक्खी के घोंसले में 3 प्रजाति के मधुमक्खियां होती हैं। कुछ को कहते हैं क्वीन, क्वीन माने रानी, कुछ को कहते हैं वर्कर, काम करने वाले, और कुछ को बोलते हैं ड्रोन। सबसे पहली बात ये, इसको देख करके कोई भी कहेगा कि ये मेल है कि फीमेल, जल्दी बोलो। अरे मेल माने पुरुष, आप फीमेल माने नारी, तो ये नरी है कि नर है, जल्दी बोलो। ये नारी है, ये क्या है? फीमेल है। और चलो इसके बारे में सुना देते हैं, ये नर है, ये मेल है। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? मन में लगता होगा वर्कर, अच्छा काम करने वाला, वो तो मर्द में है, वो तो मेले होता है ना। लेकिन आपको बता दें कि ये भी फीमेल ही है। ये क्या है? W से वीमेन, याद रखना, W से वीमेन, यानी ये भी फीमेल है। यानी क्वीन और वर्कर फीमेल होती है और ड्रोन मेल होता है। अगर भूल जाओ कभी लाइफ में तो W से वीमेन, अच्छा W वीमेन, हाँ फीमेल है। क्वीन, अच्छा क्वीन में तो रानी, तो सब समझता है फीमेल होगा। ड्रोन, ड्रोन क्या होगा? अरे डॉन हमेशा मेल ही होता है। कहीं का भी डॉन कौन होता है? कभी तुम आज तक नहीं सुना होगा कि यहाँ का डॉन महिला है। मैंने तो आई हैव नॉट लिसन टिल नाउ भाई, आज तक मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी भी मोहल्ले का, किसी भी क्षेत्र का डॉन
जो है वो गुंडी, गुंडा का गुंडी, गुंडी का सुना है? नहीं सुना। चलो, तो ड्रोन मतलब क्या? डॉन। डॉन हमेशा कौन होता है? मेल। तो मधुमक्खी के घोंसले में ड्रोन मतलब मेल, क्वीन माने रानी यानी फीमेल, और वर्कर। तो बच्चा पैदा करने में जो मधुमक्खी का बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा करने में कौन कौन भाग लेता है? ये और ये, पति और पत्नी, पति और पत्नी। तो ये क्या हुआ? इसको बच्चा पैदा करने का ताकत, ये ओवम पैदा नहीं कर सकती है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो क्या हुआ सर? ये स्टेराइल है, ये बांझ है। ओ माय गॉड सर, सर सर ये बांझ है? तो हाँ जी हाँ, इसीलिए इसके एग्जाम्पल में आप जोड़ दीजिए वर्कर हनी बी। वर्कर हनी बी इज स्टेराइल। और इसका मतलब क्या? वर्कर हनी बी अगर बच्चा पैदा करने में भाग नहीं लेती है, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है, इसका मतलब क्या? ये लेबी मिक्स नहीं है क्या? अरे है। तो ये सारा एग्जाम्पल हुआ। अब चलो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, थोड़ा इसकी बात सुन लो। एक आदमी हमसे पूछा सर, एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, और उस जंगल में जब हम 5 साल पहले गए थे तो देखे थे एक ही म्यूल था, एक ही खच्चर था। 5 साल पहले उस जंगल में गए थे तो एक म्यूल था, और आज 5 साल बाद आए तो मैं देखता हूं 30-40 म्यूल हो गया। सर 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 ऐसा कैसे हो गया? म्यूल मान लो 2 म्यूल था, तत्काल मान लेते हैं। 5 साल पहले 2 म्यूल था और 5 साल बाद में जंगल में गया तो मैं देखा 30-40 म्यूल था। सर 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 आप कहते हैं म्यूल बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो 40 म्यूल जंगल में हो कैसे गया? हो कैसे गया? तो सुनिए, म्यूल जब भी पैदा होता है तो नाजायज पैदा होता है। कैसे? अब ध्यान सुनिएगा, म्यूल कैसे पैदा होता है? मेल डंकी, डंकी का हिंदी बोलो। हाँ मिला जुला के बात सही है, गधा। बाप गधा और मां घोड़ी। फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स। देखो जनरली कहा जाता है, नियम यह है कि इस दुनिया में, इस नेचर में 2 अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, मेटिंग नहीं होता। मेटिंग माने सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये गधा है, ये घोड़ा है, क्या चींटी और हाथी में कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है क्या? सर 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 कैसे हो सकता है? क्या हाथी और सांप में हो सकता है क्या? सर 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 कैसे हो सकता है? सबका अलग अलग बनावट है, वेजाइना का बनावट अलग है, पेनिस का बनावट अलग है, कैसे सेटिंग हो सकता है? सेटिंग हो सकता है क्या? सर 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 नेचर का बनाया हुआ है कि एक ही स्पीसीज के मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। घोड़ी और घोड़ा, गधा और गधी, ऊंट और ऊंटनी, हाथी और हथनी, ऐसे होता है। 2 स्पीसीज में नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी हो जाता है, जो क्लोजली रिलेटेड है। अब दूर से गधा को देखोगे ना, दूर से घोड़ा को भी देखोगे ना, तो बहुत कुछ दोनों में सिमिलरिटी है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसीलिए गलती से दोनों में क्या हो गया? गलती हो गया। गलती क्या हो गया? दोनों में हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स, और भाभी जी हो गई गर्भवती। पहली बात, सेक्सुअल इंटरकोर्स होना नहीं चाहिए क्योंकि नेचर का विरुद्ध है, और हो गया, ये मेल और फीमेल हो गया। और जब हो भी गया, इसका अगर स्पर्म गया, इसका सीमेन गया, सीमेन में क्या था? उस बीज में क्या था? शुक्राणु यानी मेल गैमीट स्पर्म गया। अगर ये स्पर्म चला भी गया इस घोड़ी के अंदर में, तो घोड़ी का जो ओवम था उस ओवम को पहचानता नहीं है, पहचानना नहीं चाहिए। नियम यही है, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानता है, और इस कंडीशन में दोनों मिल नहीं सकता। दोनों नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गर्भवती नहीं होगी। लेकिन क्या हो गया? वो भी गलती से पहचान लेके लगता अपना वाला ही है, दोनों मिल गया, इसका स्पर्म इसका ओवम मिल गया, जायगोट बन गया, और ये गर्भवती हो गई, और कुछ दिनों के बाद उसके घर बच्चा हो गया। मैं दौड़ते हुए डी कुमार दौड़ते हुए गया, बोला बधाई हो भाभी जी, खच्चर पैदा हुआ है। तो आज के बाद आपको याद करना है कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से जब भी गड़बड़ी होगी तो इस नाजायज औलाद का नाम क्या होगा? म्यूल। और जब भी म्यूल जंगल में पैदा होता है, आप 5 साल पहले गए थे तो 2 म्यूल देखे, और 5 साल के बाद 40 म्यूल देख रहे हैं। ये म्यूल कैसे पैदा किया है? क्या आप गलत फहमी मत रहिए कि दोनों मिलकर किया, नहीं, ये दोनों कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता है। जब भी म्यूल पैदा हुआ है तो नाजायज, यानी इसी दोनों के संपर्क से, मेल डंकी फीमेल हॉर्स, मेल डंकी फीमेल हॉर्स। अब इसका उल्टा कर दो, अब भाभी जी हो गए डंकी, फीमेल डंकी, और भैया जी क्या हो गए? मेल हॉर्स।
और मेल हॉर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है? स्टेलियन। क्या कहते हैं? स्टेलियन। और फीमेल हॉर्स को कोई बोलो, कैन एनीबॉडी से? मेयर। मेयर माने घोड़ी। तो याद रखना। तो अब हो गई फीमेल डंकी का संबंध किससे बन गया? मेल हॉर्स से। अब क्या हो गया? और फीमेल डंकी गर्भवती हो गई। अब इसके जो बच्चे हुए, उस बच्चे का नाम क्या हुआ? हिन्नी। अब हिन्नी से क्या हुआ? ये हिन्नी जो जब भी पैदा होगा, इसको भी खच्चर ही कहते हैं, ये हिन्नी कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। हिन्नी जब भी पैदा होगा जंगल में, तो ऐसा ही गलती से पैदा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे हुआ शेर और टाइगर। शेर और टाइगर में ठीक ऐसी कहानी है। मैं आप एक फिल्म आया था जिसमें लाइगर, एक लाइगर आया। तो लाइगर कैसे पैदा हुआ? जिसका जो पहला वर्ड है ना, जैसे यहां पहला वर्ड है, आपको ट्रिक बताता हूं ताकि अगर एग्जाम में कभी आ जाए या कोई आदमी क्वेश्चन पूछ दे तो कभी कंफ्यूज मत करना। सिर्फ इसका नहीं है, इसका याद आएगा। एच मने हिन्नी हुआ, तो एच मने हॉर्स हुआ। जो पहला वर्ड आया वो मेल होता है। एच मने हॉर्स, हॉर्स कौन होगा? मेल। इसका मतलब यहां पर फीमेल कौन है? डंकी। नहीं समझ में आया ट्रिक? ट्रिक समझ में आया? कोई पूछेगा हिन्नी कैसे जन्म होता है, तो हिन्नी अच्छा एच है, एच बने हॉर्स। और डी कुमार बताए थे कि जो पहला वर्ड आता है वो क्या होता है? मेल। यानी एच क्या है? हॉर्स, और हॉर्स क्या होगा? मेल हॉर्स। इसका मतलब फीमेल कौन है? डंकी। इसका बच्चा हिन्नी होगा। और जब ये याद होगी आपको, तो इसका उल्टा क्या होगा? मेल हॉर्स था तो फीमेल हॉर्स, मेल डंकी होगा म्यूल। इसका ट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रिक अगर याद हो गया तो इससे ये याद हो गया। अब चलो अगला, लाइगर। जल्दी बोलो, एल से क्या होगा? अब हम क्या बता रहे हैं? लायन और टाइगर। लायन और टाइगर के बीच में जो जो नाजायज बच्चा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कभी लाइगर, कभी टाइगॉन। बहुत ध्यान से। लाइगर कैसे पैदा होगा? जल्दी बोलो, पहला लेटर क्या है? एल। बोलो बोलो, सिखा रहा हूं ट्रिक। एल मने लायन, एल मने, और जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है? मेल। अच्छा, मेल लायन जब हो गया तो भाभी जी कौन होगी? जल्दी बोलो, फीमेल टाइगर। फीमेल। और मेल लायन और फीमेल टाइगर में जब गड़बड़ी हुआ, दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो फीमेल गर्भवती हो गई और बच्चा का नाम क्या हुआ? अब जरा बोलो, टाइगॉन। टाइगॉन में पहला लेटर, अरे टाइगॉन का पहला लेटर, और टी बने टाइगर, और टी बने टाइगर, और पहला लेटर वाला कौन होता है? मेल। इसका मतलब यहां मेल टाइगर है। अगर यहां मेल टाइगर है तो इसका मतलब क्या बच गया? फीमेल लायन। कौन बच गया? इस तरीके से लाइफ में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। जब हम पहले पढ़ते थे ना, इतना कंफ्यूज करते थे, इतना कंफ्यूज करते थे यार किसमें क्या बोलेंगे। तो हिन्नी से याद करो, हिन्नी याद हो गया तो म्यूल याद हो गया। म्यूल और हिन्नी दोनों का हिंदी खच्चर होता है। दोनों में क्या है? एक डंकी है तो एक हॉर्स है। लेकिन कब मेल डंकी, कब फीमेल हॉर्स, कब मेल हॉर्स, कब फीमेल डंकी, ये याद करना बड़ा मुश्किल है। तो ट्रिक यही था, हिन्नी। जल्दी बोलो, एच से हिन्नी। और एच मैंने क्या? हॉर्स मेल की फीमेल। अगर हॉर्स मेल है तो डंकी कैसा? अब ठीक इसका उल्टा, मेल हॉर्स था तो इसमें क्या होगा? फीमेल हॉर्स और मेल डंकी। जल्दी बोलो, एल से लायन। लायन क्या होगा? मेल। तो मेल लायन तो फीमेल टाइगर। इसका उल्टा ये ट्रिक याद रखना प्यारे। और इस प्रकार से ये सब क्या था? एक्सेप्शन था। इसीलिए रिप्रोडक्शन पर दाग क्यों लग गया? रिप्रोडक्शन पर दाग इसलिए लग गया क्योंकि कुछ लिविंग बींग्स लिविंग होकर के भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। ओके, चलिए शुरुआत कीजिए। बोलिए सर। कुछ नहीं होता है। अरे उसमें कुछ नहीं होता है ना, मेल है ना, वो कुछ नहीं है। कोई पूछेगा क्या है तो बोलना कुछ नहीं। जवाब क्या बोलोगे? कुछ नहीं, ना मेल ना फीमेल। आया समझ में? चलो, रिप्रोडक्शन लिखो। रिप्रोडक्शन का परिभाषा, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is the biological process in which any living being gives birth to the young one
सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ, परिभाषा समाप्त हुआ। इसका देखो हिंदी अगर कोई जानना चाहते हो तो बड़ा आसान है। जैविक प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, एक बार समझ लोगे। इन विच मने बोलो जिसमें, इन विच मने जिसमें, एनी मने कोई भी, लिविंग बीइंग मने सजीव, गिव्स बर्थ मने जन्म देता है। यंग वन का हिंदी देखो, यंग और वन, सुनो, यंग वन को एक साथ लिखो, यंग वन को एक साथ लिखना, तेरी यंग वन एक साथ लिखो। यंग वन का हिंदी बच्चा, सिमिलर मने मिलता जुलता, और इटसेल्फ मने अपनों। टू इटसेल्फ का मतलब अपनों से। अब इसका हिंदी निकाल लो। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक जैविक प्रक्रिया है, जीवों की प्रक्रिया है। इन विच जिसमें कोई भी, एनी मने कोई भी सजीव प्राणी अपनों से मिलते जुलते बच्चे को जन्म देता है। यंग वन मने बच्चा। दोनों आदमी बहुत बात करते हो पीछे, मैं सोचा टोकू, अब टोकूंगा, लेकिन मैं नहीं टोकता हूं। थोड़ा कम बातचीत है ना, जब पढ़ाई चल रही है तो बातचीत कम कीजिएगा, क्योंकि आप पर ये पसंद नहीं करता है। तो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसका हिंदी इंग्लिश कमजोर है, आप थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, समझ जाएंगे। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग बीइंग गिव्स बर्थ टू द यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। अपनों से मिलते जुलते बच्चों को पैदा करने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लिखो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। ये सजीवों का बहुत बढ़िया फीचर है। ये अलग बात है कि ये भी नॉन डिफाइनिंग है। इट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। क्यों नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है? बिकॉज some exceptions are present। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसीलिए इसको भी नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया। इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया क्योंकि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, बट इसको भी नॉन डिफाइनिंग में से रखा गया। इट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर क्योंकि सम एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट। कौन कौन एक्सेप्शंस है? जो अभी सुनाए थे, सारे एक्सेप्शंस को लिख दो। क्या आप रेडी हैं? पेज पलट दूं? सबको लिख लिए? सम एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट। लिखिए पहला, वर्कर हनी बी। दूसरा, म्यूल एंड हिन्नी। इनफर्टाइल और एस्टेराइल कपल माने जोड़ी ऑफ ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन मनुष्य। ये सभी, और ऐसा नहीं इतना ही है, आप एटसेट्रा कर दें और इन सारी चीजों को एक बार ऐसे घेर दें और लिख दें, दिस लिविंग बींग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, प्रजनन नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, फिर भी ये लिविंग बींग्स है। ये सारे एक्सेप्शंस थे।
अब यहां थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग के लिए लिख लो, बहुत दिनों तक याद करने के लिए ये लिख लो, म्यूल कैसे पैदा होता है। म्यूल पैदा होता है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, और जिसको हम लोग कहते हैं मेयर माने घोड़ी, हिन्नी कैसे पैदा होता है। एच माने हिन्नी, ध्यान लिख सकते हो। मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, और मेल हॉर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टैलियन। बस ये दो मैंने वैसे लिखा दिया इंटरेस्टिंग के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग बींग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर है, लेकिन इस पर भी कहीं न कहीं दाग है, इसीलिए इसको भी नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया। अब इसके साथ ही रिप्रोडक्शन भी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरे कदम की तरफ। अब चलते हैं, तीसरा कौन था, जल्दी बोलिए। लिविंग बींग्स के 5 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कौन कौन था, याद कीजिए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शसनेस, 5 था। 2 हो चुका है, ग्रोथ समाप्त, रिप्रोडक्शन समाप्त, सारे एक्सेप्शन, सारे एग्जाम्पल्स, सारे फीचर्स, सब कुछ समाप्त हो चुका। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मेटाबॉलिज्म, तीसरा। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म शुरुआत कर देते हैं, कल इसका समापन करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत कर देते हैं मेटाबॉलिज्म क्या। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। अरे यार बेटा, अभी ग्रोथ सुन के नहीं घबराएगा, रिप्रोडक्शन सुन के नहीं घबराएगा, लेकिन ये वर्ड सुना तो घबराहट हो जाती है थोड़ी सी। एकदम आसान, इजी, दुनिया का इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बताता हूं कि दिमाग में रह जाएगा। क्या आप रेडी हो? चलो। हम तभी जिंदा हैं, सारे लिविंग बींग्स जिंदा तब हैं जब हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम जब काम कर रहे कब होते हैं, जब हमारे सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं। हमारे ऑर्गन जिंदा तब हैं जब हमारे ऑर्गन के सब टिश्यू जिंदा है। हमारे टिश्यू जिंदा तब है हमारे जब टिश्यू का सेल जिंदा है। मिला जुला के कहा जाए ये बात कि अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो सारे सेल से कह दो, आपके बॉडी में जितने भी सेल है सारे सेल से कह दो, भाई जिंदा रहना। तुम जिंदा हो तो टिश्यू जिंदा है, टिश्यू जिंदा है तो ऑर्गन जिंदा है, ऑर्गन जिंदा है तो ऑर्गन सिस्टम जिंदा है, और ऑर्गन सिस्टम है तो अपन का बॉडी है। तो मिला जुला के, और सेल कब जिंदा है? सेल कहा कि मेरे भाई हम जिंदा तब रहेंगे जब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता रहे। आप लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे, जो आदमी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे वो पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। इसको रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो सेमी फ्लूइड भरा हुआ है, जो इसमें सेमी सॉलिड, ना तो लिक्विड है और ना सॉलिड है, सेल के अंदर कुछ भरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर में ढेर प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हमेशा हो रहे होते हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं एक साथ? मेटाबॉलिज्म। ऑल द केमिकल रिएक्शंस, या ऐसे बोलो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विद इन आवर बॉडी या अकरिंग विद इन आवर सेल। हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर होने वाले सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को, सारे केमिकल रिएक्शन को एक साथ क्या कहते हैं? जब तक मेटाबॉलिज्म है
तब तक सेल जिंदा है, और सेल जिंदा है तो आपन जिंदा है। और प्यारे, मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शंस दुनिया में, ये जब भी पाया जाएगा तो लिविंग बींग्स में पाया जाएगा, नॉन लिविंग्स में, निर्जीव में पाया नहीं जाएगा। कोई एक्सेप्शन है ही नहीं ऐसा। तो पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लो और तब जाना अपने घर की तरफ। लिखो, सम टोटल ऑफ, सम टोटल का हिंदी क्या होता है? योगफल। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग मने हो रहे हैं या होते हैं, अकरिंग विद इन बॉडी, विद इन सेल, विद इन बॉडी। अरे सेल में हो रहा था बॉडी में हो रहा है, बॉडी में हो रहा तो ऑफकोर्स सेल में ही हो रहा है। अकरिंग विद इन बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ, जिसको हिंदी इसका नहीं आता है मैं उसके लिए लिख देता हूं, सम टोटल ऑफ का हिंदी होता है योगफल। योग जोड़, कुल मिलाकर, हिंदी होता है कुल मिलाकर। ऑल द केमिकल रिएक्शंस, सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के योगफल को जो अकरिंग हो रहे हैं या होने वाले। विद इन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर होने वाले सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के समूह को, योगफल को मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। हिंदी होता उपापचय। और हम लोग कल डील करेंगे मेटाबॉलिज्म के कितने पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कल इसके बारे में चर्चा होगी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू वेरी मच।